Welcome to the Concept Katta. हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रतीक और आप देख रहे हैं मुझे द कंसेप्ट कट्टा पर। तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो शायद आपके आसपास आपने बहुत देखा है, इसके बारे में बहुत सुना है, लेकिन कभी इतना सीरियसली हमने उसके बारे में सोचा ही नहीं। तो आइए देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एक ऐसे टॉपिक के जो हमारे रोज की लाइफ का, रोज की डेली रूटीन का एक हिस्सा है, लेकिन कभी हमने इतना डीप में उसके बारे में नहीं सोचा। हाँ, लेकिन 8th स्टैंडर्ड में, 9th स्टैंडर्ड में, 10th स्टैंडर्ड में और 12th स्टैंडर्ड में इस टॉपिक को बहुत ही सीरियसली लिया गया है और इसके ऊपर बहुत सारे चैप्टर्स भी है, राइट। जैसे कि 8th स्टैंडर्ड में आपको मिल जाएगा लाइट, 8th स्टैंडर्ड में आपको मिल जाएगा लाइट, 9th स्टैंडर्ड में भी मिल जाएगा आपको लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, 10th स्टैंडर्ड में भी रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मिल जाएगा और 12th स्टैंडर्ड में रे ऑप्टिक के नाम से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत लेंदी है, बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं, लेकिन ये है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। आइए देखते हैं इस लाइट के बारे में, लेकिन आज का ये पहला वीडियो हम सिर्फ समझेंगे लाइट होता क्या है। तो आइए देखते हैं। तो लाइट, मैं जो यहां लिख रहा हूं आपको ये दिखाई दे रहा है, राइट। ये दिखाई दे रहा है, क्यों? बिकॉज दिस समथिंग विच आई एम राइटिंग, दिस इंक, दिस बोर्ड, माई हैंड्स, दिस पेन, माई शर्ट, एवरीथिंग रिफ्लेक्ट्स लाइट। तो एक बात याद रखिए, जो भी चीज आपको दिखाई देती है वो लाइट रिफ्लेक्ट करती है, इसीलिए दिखाई देती है। तो कौन से टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं? एक होता है ल्यूमिनस, एक होता है नॉन ल्यूमिनस। दो टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। पहले ये बेसिक समझ लेते हैं, फिर हमको पता चल जाएगा कि लाइट और उसके साथ में अदर चीजों का इंटरेक्शन होता कैसे है। तो सब में पहले ऑब्जेक्ट के टाइप पता कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट के दो टाइप्स होते हैं। ऑब्जेक्ट जो होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है ल्यूमिनस, ठीक है, और दूसरा होता है नॉन ल्यूमिनस। अब इसमें फर्क क्या है? ल्यूमिनस जो होता है वो लाइट रिफ्लेक्ट करता है। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या करता है? लाइट इमिट करता है। द ऑब्जेक्ट्स विच इमिट्स लाइट, राइट। और नॉन ल्यूमिनस, क्वाइट ऑब्वियस, ऑब्जेक्ट which does not emits light। अब इसके एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल है। लाइट का बल्ब, राइट, लाइट बल्ब। और हम लोग वो एक और चीज है जो नेचुरल ल्यूमिनेंस क्रिएट करता है, फायरफ्लाई, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मराठी में उसे कहते हैं काजवा, है ना। जहां आप महाराष्ट्र में रह रहे हैं, मराठी में इसे कहते हैं काजवा, या फिर हिंदी में इसे क्या कहते हैं पता है आप लोगों को? इसे कहते हैं जुगनू। एक्चुअली जुगनू वर्ड जो है हिंदी नहीं है, ये फारसी उर्दू वर्ड है, लेकिन बहुत लोग इसको जुगनू से ही पहचानते हैं। जो एक छोटा सा इंसेक्ट होता है, उसके टॉर्सो में एक केमिकल होता है जिसकी वजह से वो रिएक्शन करके लाइट इमिट करता है। केमिकल रिएक्शन की वजह से लाइट इमिट होती है। सो दीज आर दी नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट, जो कि लाइट बल्ब है, नेचुरल रिसोर्स नहीं है, लेकिन नेचुरल सोर्स नहीं है, लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है। इसका एक नेचुरल सोर्स क्या है? सन है, बहुत कॉमन है ना। लेकिन नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट जो खुद की रोशनी पैदा नहीं करते, जो खुद चमकते नहीं है। लेकिन ये जो नॉन ल्यूमिनस होते हैं इनमें भी दो टाइप आ जाते हैं। कौन से? एक होता है रिफ्लेक्टिव और दूसरा होता है नॉन रिफ्लेक्टिव। अब इसमें क्या फर्क है रिफ्लेक्टिंग एंड नॉन रिफ्लेक्टिंग? रिफ्लेक्टिव मतलब वो ऑब्जेक्ट जो किसी भी तरफ से आने वाला जो लाइट है उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं। उसको क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट करते हैं। मैं एक एग्जांपल बताता हूं मेरे पास में यहां पे फिलहाल। यस, आई डू हैव दिस पेंडुलम, राइट। कैन यू सी दिस पेंडुलम? इट इज रिफ्लेक्टिंग लाइट, राइट। ये चमक रहा है। क्यों चमक रहा है? बिकॉज you can see even the images in this pendulum, right? जो रिफ्लेक्शन है वो दिखाई देता है। जैसे आईने में रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वो रिफ्लेक्टिव ऑब्जेक्ट है। तो इसके ऊपर जब भी राइट रेज पड़ती है, यहां से रिफ्लेक्ट बाउंस बैक होती है और हम लोगों के पास में आती है, जिसकी वजह से हमको ये ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं, राइट। सो ये है रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट विच रिफ्लेक्ट्स light, right, which falls on them,
विच फॉल्स ऑन देम, मतलब उन पर पड़ने वाली जो रोशनी है उसको रिफ्लेक्ट करने का काम ये करते हैं, इनमें कैपेसिटी होती है। नॉन रिफ्लेक्टिव ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनके ऊपर रोशनी पड़ भी जाए तो भी वो ऑब्जेक्ट्स रोशनी मतलब लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करते। कौन से ऑब्जेक्ट हैं? मैं एक सिंपल एग्जांपल आपको बता दूं, ये डस्टर, इज इट रिफ्लेक्टिव? नो, इट इज नॉट रिफ्लेक्टिंग। क्यों? क्योंकि इसका जो सरफेस है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है, शाइनी नहीं है, पॉलिश्ड नहीं है, इसका कलर भी जो है ये ब्लैक है। अब ब्लैक कलर मतलब क्या? कोई भी ऑब्जेक्ट जब लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करता है तब वो ब्लैक दिखाई देता है ना। तो जो भी लाइट रिफ्लेक्ट करने वाले ऑब्जेक्ट्स हैं वो कौन सा लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं या कौन सा कितने अमाउंट में लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं, इसके ऊपर से उनके कलर्स डिसाइड किए जाते हैं। लेकिन जो ऑब्जेक्ट ब्लैक कलर का होता है वो कोई भी ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट, वो कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करता। तो नॉन रिफ्लेक्टिव विच डज नॉट रिफ्लेक्ट्स लाइट, है ना। अब ऐसे कौन से सरफेसेस हैं या ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट हैं, इनको हम लोग बोल सकते हैं ब्लैक ऑब्जेक्ट्स। ब्लैक ऑब्जेक्ट्स मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट जिनका कलर हमको ब्लैक दिखाई देता है। वो ब्लैक इसीलिए दिखाई देता है क्योंकि उसमें से कोई लाइट रिफ्लेक्ट होता है ही नहीं। तो चलिए आते हैं हम लोग फिर से लाइट पे। तो हमने देख लिया ल्यूमिनस क्या होता है, नॉन ल्यूमिनस क्या होता है। नॉन ल्यूमिनस के दो टाइप्स होते हैं, रिफ्लेक्टिव और नॉन रिफ्लेक्टिव, जिसमें रिफ्लेक्टिव वाले जो होते हैं उन पर पड़ने वाला दूसरी तरफ से आने वाला लाइट जो उन्होंने खुद ने पैदा नहीं किया, जो उन्होंने खुद ने नहीं बनाया, जो उन्होंने खुद ने मतलब निर्माण नहीं किया है, और ऐसे वाला लाइट वो जो है वो सिर्फ रिफ्लेक्ट करने का काम करते हैं। और नॉन रिफ्लेक्टिव जो होते हैं ये ऐसा कोई भी लाइट रिफ्लेक्टिव नहीं करते। अब रिफ्लेक्टिव सरफेसेस में क्या आ जाएगा? शाइनी सरफेसेस या फिर मिरर, ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मैंने अभी फिर सिर्फ ऑब्जेक्ट के बारे में बताया। वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसे लिख लीजिए। अगर आप चाहते हैं इसे लिखना तो आप इसे लिख सकते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक्स अगर कोई हो जाता है तो आई हार्टली फील सॉरी फॉर दैट, उसको प्लीज आप करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, हो गया, आई होप आपने लिख लिया होगा। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा ऑब्जेक्ट्स क्या है, रिफ्लेक्टिंग कौन से होते हैं, नॉन रिफ्लेक्टिंग कौन से होते हैं। लेकिन इन सारी उल जलूल बातों के बीच में हम लोगों को एक बात अभी भी जो है दिमाग में खटक रही है, वो ये है कि ये सारा जो ताम झाम हम लोग देख रहे हैं ये डिपेंड करता है लाइट के ऊपर। तो लाइट एक्चुअल में है क्या, क्या होती है लाइट? तो भाई अगर आप कोई किसी से पूछ लेगा कि लाइट क्या होती है तो वो बोलेगा लाइट क्या होती है, बटन दबाओ लाइट जल जाएगी, सूरज हमें लाइट देता है ना, ये सारी वाली बात है। लेकिन हम लोग साइंस के स्टूडेंट्स हैं और साइंस के ना भी हो तो भी ये तो जनरल टर्म है कि हमको पता होना चाहिए कि लाइट होती क्या है। अगर आप चाहे साइंस सीख रहे हो, आर्ट सीख रहे हो, कॉमर्स सीख रहे हो, आप कॉम्पिटिटिव की एग्जामिनेशंस की प्रिपेयर कर रहे हो, हर किसी में ये टॉपिक आपको काम आ जाएगा, आपको हर जगह ये टॉपिक काम आ जाएगा। ठीक है, इवन अगर आप एमपीएससी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो ना तो भी आपको ये बेसिक चीज है जो बहुत काम आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं लाइट क्या होता है। लाइट, सब में पहली बात तो लाइट के बारे में हम लोगों को ये पता है कि लाइट ऐसी चीज होती है जो चीजों को विजिबल कर देती है ना। जैसे मान लीजिए अगर मैं यहां पर मेरे रूम में जो लाइट जल रही है उसको अगर मैं बंद कर दूंगा तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, है ना। कुछ दिखाई देगा? कुछ भी नहीं, ना मैं दिखाई दूंगा ना बोर्ड दिखाई देगा, यहां पर पूरा अंधेरा हो जाएगा। अंधेरा मीन्स देयर इज एब्सेंस ऑफ लाइट, राइट। सो लाइट एक ऐसी चीज है जो चीजों को विजिबल कर देती है। तो आइए इसी के ऊपर से हम लोग एक डेफिनेशन बना लेते हैं लाइट की। सो लाइट की डेफिनेशन हम लोग बनाते हैं। लाइट, दिस इज अ जनरल डेफिनेशन, राइट, दिस इज जनरल डेफिनेशन। क्या होता है लाइट? It's something which makes things visible for human eyes। क्या करता है लाइट? लाइट ह्यूमन आइज को कैपेसिटी देता है ताकि वो सारी चीजों को देख सके। मींस लाइट इज समथिंग विच मेक्स थिंग्स
विजिबल फॉर ह्यूमन आइज, हम लोगों को जो दिखाई देता है वो दिखाई देने में इस लाइट का बहुत बड़ा रोल है। ये तो हो गया आपका जनरल डेफिनेशन, लेकिन ये डेफिनेशन आपको इनकम्प्लीट मार्क्स दिलवाएगा अगर आपने ऐसे लिख दिया। तो आइए हम लोग इसका टेक्निकल डेफिनेशन देखते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कंसेप्ट कट्टा। तो यहां पे हम लोग हर चीज को बारकाई से देखते हैं, हर चीज के तह तक चले जाते हैं, पता चलता है कि उसके अंदर हो क्या रहा है एक्चुअल में। तो चलिए देखते हैं कि लाइट का अब टेक्निकल डेफिनेशन क्या है। जो बहुत बड़े 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 साइंटिस्ट होते हैं वो लोग स्टडी करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, रात दिन इसके ऊपर रिसर्च, सर्च, एक्सपेरिमेंट सब करते हैं और तब जाके कोई कंक्लूजन निकलता है ना। और वो कंक्लूजन हम लोगों को एज इट इज पता होना चाहिए, क्योंकि उनकी मेहनत होती है उसके पीछे, वो उन्होंने सही चीज हमें दी होती है। तो आइए हम लोग सही डेफिनेशन देखते हैं लाइट की। तो लाइट के एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? लाइट इज a small part of, अब थोड़ा सा हम लोगों के माइंड में ये चल रहा है कि अभी ये भी किसी का पार्ट है, लाइट भी किसी का पार्ट होता है। हाँ होता है। लाइट इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक NETIC, right? Electromagnetic spectrum. It's a part of electromagnetic spectrum. क्या होता है स्पेक्ट्रम? बताता हूं मैं आपको। लाइट इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच, अब यहां पे हम लोगों की कॉमन वाली, जो हम लोगों के सर्वसामान्य लोगों वाली जो डेफिनेशन है वो यहां पे हम लोग चिपका देते हैं। कौन सी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच help us to see objects around us, हमारे आसपास वाले सारे ही चीजों को देखने के लिए जो हमें मदद करती है, ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की छोटी सी पार्ट मतलब होती है लाइट। तो आप बोलोगे भाई साहब अभी ये क्या नया झमेला निकल गया? लाइट तो अभी तक हमको बहुत सीधी सीधी पता थी कि कोई भी चीज जो आसपास की चीजें देखने में हेल्प करे वो होती है लाइट। और आप बोल रहे हो कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, तो जी हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ही है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूं। पहले जान लीजिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होता है। देखिए एक सिंपल कंसेप्ट है, हमारे पास में घर में मोटर्स होती है, राइट? पानी की मोटर, कूलर की मोटर, फैन में भी मोटर, हर जगह मोटर है। अब ये मोटर का काम क्या है? तो मोटर का काम ये होता है कि उसमें कॉपर की वाइंडिंग होती है, कॉपर की वायर जो होती है उसकी वाइंडिंग्स बनाई हुई होती है। जब भी उसको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी वो वाइंडिंग्स में से फ्लो होती है, और जो उसका फ्लो है उसके वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट होता है, राइट? दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसको उल्टा कर लीजिए, जो मैग्नेट्स है वो अगर आप किसी भी कॉपर कॉइल के आसपास बहुत स्पीड में घुमाएंगे, एक स्पेसिफिक उसका भी एक स्पेसिफिकेशन है कि कितनी कॉइल होनी चाहिए, कितना इंटेंसिटी का मैग्नेट होना चाहिए। इसका एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं, विंड मिल इसका रेसिप्रोकल है। जो फैन हमें हवा देता है इसका रेसिप्रोकल विंड मिल है। हम फैन में इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो फैन घूमता है ना? और विंड मिल हवा के वजह से घूमती है, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी बनती है। उल्टा है ये। यहां पे भी कॉपर की वायर्स है और मैग्नेट है, और मैग्नेट क्या करता है? उन कॉपर की वायर्स के अंदर जोर जोर से घूमता है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उनमें कंटिन्यूअसली घूमने की वजह से कॉपर की वायर में क्या क्रिएट हो जाती है? इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट हो जाती है। इस फिनोमिना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलते हैं, ठीक है? लेकिन लाइट का और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का क्या लेना देना है, हम बहुत शांति से कभी इस बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट आंसर मैं आपको दे देता हूं। हमारी जो अर्थ है ये एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेट है। हमारी अर्थ क्या है? बहुत बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेट है। कैसे? क्योंकि अगर अर्थ की अगर आप देखोगे, मान लीजिए थोड़ा सा उल्टा करते हैं इसको, ठीक है? अर्थ तो यहां पे है नॉर्थ पोल, यहां पे है साउथ पोल, और जो हमारे अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वह ऐसे दिखाई देती है। दिखेगी नहीं, इमेजिनरी होती है, ठीक है? अब इसके अंदर क्यों ऐसे दिखाई देती है? क्योंकि हमारा अर्थ जो है कंटिन्यू घूम रहा है, और उसके अंदर अर्थ के सेंटर में जो कोर है वो भी घूम रहा है।
तो हमारे अर्थ के सेंटर में जो कोर घूम रहा है उसमें बहुत सारे मेटल्स है, उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होता है और ये मैग्नेटिक फील्ड्स हमारे अर्थ के आसपास फैल जाती है। और जो हमारा सूरज है, ये सूरज भी एक बहुत बड़ा जायंट मैग्नेटिक कंसेप्ट है। इसमें भी वही सिस्टम है जो हमारे अर्थ के कोर में, लेकिन कई 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 गुना ज्यादा है। इसीलिए इसमें से जो एनर्जी निकलती है, इसमें से जो लाइट निकलती है, इसमें से जो हीट जनरेट होती है, ये स्पेस में बहुत दूर तक चली जाती है, बहुत दूर तक, और उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच इज जनरेटेड बाय दिस सन ऑल्सो। तो ये सन से आने वाली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना, इससे जो बहुत पावरफुल फोर्स निकलता है, उससे हम लोगों को बचाने का काम ये मैग्नेटिक फील्ड करती है अर्थ की। लेकिन इतना होने के बावजूद भी कुछ पार्ट जो है इस मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, वो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ ही जाता है ना, वो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में पहुंच जाता है। लेकिन बहुत ज्यादा वाला जो पार्ट है ना, वो बाहर ही रुक जाता है, इसीलिए हम लोग सेफ हैं। जिस दिन ये मैग्नेटिक फील्ड गई ना बॉस, उस दिन हम सब तंदूरी चिकन बन जाएंगे खड़े खड़े, ठीक है। इतना ज्यादा पावर है इसके अंदर, इतना ज्यादा हीट है। मतलब कैसे, मान लीजिए अर्थ बन जाएगा एक बहुत बड़ा माइक्रोवेव ओवन, और उसके अंदर हम हैं सारे तंदूरी चिकन, और जैसे ही ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड हटी, हम लोग अंदर सीधे पक गए, ठीक है। चलिए, बहुत हो गया मजाक, अभी हम लोग सीरियसली टॉपिक पर आ जाते हैं। तो टॉपिक ये चल रहा था हम लोगों का कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का कंसेप्ट मैंने आपको बहुत शॉर्ट एंड स्वीट समझा दिया। वैसे तो बहुत बड़ा और बहुत टेक्निकल कंसेप्ट है, लेकिन अभी फिलहाल उसमें जाएंगे तो फिर ये सारा रह जाएगा, तो ये बेसिक समझ लेते हैं। सो लाइट के बारे में हमने देख लिया कि स्मॉल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। ये तो रटना पड़ेगा, ठीक है, ये रटना पड़ेगा, याद कर लेना पड़ेगा, इस चीज को बाय हार्ट कर लेना पड़ेगा, जैसे आपको आपका पूरा नाम याद है, ठीक है। लेकिन यहां पे एक चीज बहुत आपको ध्यान देनी पड़ेगी, यहां पे लिखा है लाइट इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। एक छोटा सा पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कितना बड़ा है वो भी देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कितना बड़ा है और उसमें लाइट की जगह कितनी छोटी है। अब लाइट ये विजिबल पार्ट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, तो देखते हैं। अभी मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये मैंने यहां पे एक बना लिया एक्सिस, ये एक्सिस बन गया। अब यहां पे मैं कुछ वेव्स बनाता हूं, ध्यान से देखिएगा। क्या हो गया यहां पर, यहां पर ये वेव्स बहुत बड़ी बड़ी है लेकिन बहुत दूर दूर है। यहां से वेव पास आनी शुरू हो गई और बहुत सारी वेव इकट्ठी होना शुरू हो गई। यहां पे तो बहुत पास में आ गई, एनर्जी तो कोई कम नहीं होगी। लेकिन ये बात याद रखना, थोड़ा सा करेक्शन में कर दूं यहां पर कि एनर्जी किसी वेव की कम होने वाली है नहीं। इनका सबका जो हाइट है ना, हाइट एक जैसा ही रहेगा, ठीक है। अब इसमें गड़बड़ क्या है, इसमें गड़बड़ ये है कि ये वाला जो साइड आप देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं गामा रेज। क्या बोलते हैं? गामा रेज, ठीक है। गामा रेज के बाद में क्या आती है, गामा रेज के सॉरी गड़बड़ हो गई। हाँ, ये वाली जो है ना, ये रेडियो वेव्स है। मैं उल्टा लिख रहा था, वहां से यहां, और डायग्राम बनाई थी यहां से वहां, होता है कभी कभी, ठीक है। सो ये है रेडियो वेव्स, राइट। और रेडियो वेव्स के बाद में अब क्या आता है, यहां पे आती है माइक्रोवेव्स। ये वही माइक्रोवेव्स है जो आप ओवन में यूज करते हो, ये वही माइक्रोवेव्स है जो ओवन में होती है। माइक्रोवेव ओवन पता है ना, उसके अंदर यही होता है, इसीलिए इतने जल्दी से खाना गर्म हो जाता है। तो सोच ले कितनी पावर होती होगी उसमें। रेडियो वेव्स वो वाली होती है जिससे हम लोगों के मोबाइल्स और सैटेलाइट्स चल रहे हैं, ठीक है। रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स। इसके बाद में कौन सी आती है, इंफ्रारेड। इसके बाद आ जाती है इंफ्रारेड। थोड़ा सा इसको मैं पास में कर देता हूं, ठीक है। इंफ्रारेड वेव्स। मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है, हो गया। सो यहां पे से ये इतना वाला जो पार्ट है, राइट,
ये बन गया आपका रेडियो वेव्स, यहां तक बन गया माइक्रोवेव्स। यहां से यहां पर अगर आप देखेंगे तो माइक्रोवेव से भी थोड़ी पास में आ चुकी है वेव्स। अब यहां पे क्या बन जाएगा, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड वेव्स। ठीक है, इंफ्रारेड के बाद क्या आता है, इंफ्रारेड के बाद में क्या आता है, इसके बाद आ जाएगा आपका मेन पार्ट। ये क्या, ये तो मेन टॉपिक अब यहां पे से शुरू हुआ है। ठीक है, यहां पे ये है आपका लाइट, विबग्योर। विबग्योर का मतलब क्या होता है, लाइट। इट इज लाइट विच इज अ विजिबल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। यही बात कर रहे थे हम लोग। अब लाइट के बाद क्या है, अल्ट्रा वायलेट रेज। इसके बाद कौन सी आती है, अल्ट्रा वायलेट रेज। इसके बाद कौन सी आएगी, इसके बाद आ जाएगी एक्स रेज। इसके बाद कौन सी आ जाएगी, एक्स रेज। और एक्स रेज के बाद में ये वाला जो सारा पार्ट है, यहां पे आपकी वेवलेंथ इतनी कम हो जाती है, यहां पे बन जाती है गामा रेज। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा सा कोशिश किया आपको ये बताने का कि अलग अलग स्पेक्ट्रम के अलग अलग जो वेव्स है, इनकी वेवलेंथ क्या होती है। अब ये वेवलेंथ क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, ये सारी चीजें दिखा दूंगा मैं आपको। बहुत सिंपल बात है। ठीक है, तो दो चीजें आपको याद रखनी है, एक है फ्रीक्वेंसी और एक है वेवलेंथ। ठीक है, अब ये फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ होती क्या है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, वेवलेंथ को लैम्बडा से डिनोट करते हैं हम लोग। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी को म्यू से डिनोट करते हैं, जो उसकी लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे टॉपिक रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो ये वेवलेंथ क्या होती है, वेवलेंथ मतलब दो सक्सेसिव अप्स या डाउन्स के बीच का अंतर। अब ये अप्स और डाउन्स मैं आपको समझने के लिए बोल रहा हूं। इसे बोलते हैं क्रस्ट और ये है ट्रफ। ठीक है, क्रस्ट मतलब हाईएस्ट पॉइंट ऑफ एनर्जी, ट्रफ मीन्स द लोएस्ट पॉइंट ऑफ एनर्जी। तो मैं इसको सी लिख देता हूं और इसको टी लिखता हूं। ठीक है, तो यहां पे भी टी है और यहां पे भी टी है और ये वाला दोनों सी है। अब ये जो डिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है यहां का, ये दोनों के बीच वाला डिस्टेंस, राइट, ये सक्सेसिव दोनों क्रस्ट जो है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है वेवलेंथ। इसी को वेवलेंथ बोलते हैं। मतलब दो सक्सेसिव वेव्स के बीच वाला डिस्टेंस, दो सक्सेसिव वेव्स के बीच वाला डिस्टेंस, चाहे वो क्रस्ट हो या ट्रफ हो, इसको भी हम लोग वेवलेंथ ही बोलेंगे। ठीक है, सो वेवलेंथ होती है दो सक्सेसिव वेव्स के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट और ट्रफ। ठीक है, सी और टी शॉर्ट में लिख दिया मैंने। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ रिपीटेशन, नंबर ऑफ रिपीटेशन इन गिवन टाइम, नंबर ऑफ रिपीटेशंस इन गिवन टाइम। अब ये क्या गड़बड़ है, ये गड़बड़ ऐसी है कि मैं आपको बता देता हूं कि फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है। मान लीजिए हमारे शहर में एक बस है ना, और एक बस स्टॉप है। वहां से एक बस आपके स्कूल के लिए जाती है या आपके कॉलेज के लिए जाती है, आपके कंपनी के लिए जाती है ना, या कहीं पे भी जाती हो। एक बस बस स्टैंड से निकलकर डेस्टिनेशन ए तक जाती है और वहां से वापस आ जाती है, राइट। तो उसका ये हो गया एक साइकिल। ठीक है, अब बस स्टैंड से डेस्टिनेशन ए जाने के लिए कितनी बार बस मिलेगी आपको, पहले मिलेगी सुबह 10 बजे, फिर मिलेगी 12 बजे, फिर मिलेगी 2 बजे। ठीक है, 3 बार मिलेगी। तो पूरे दिन में आपको कितनी बार बस मिलेगी, 3 बार। तो फ्रीक्वेंसी इन अ डे कितना हो गया, नंबर ऑफ रिपीटेशंस 3। तो एक दिन में इन वन डे दिस बस will be available to you at bus stop 3 times। कितने बार, 3 टाइम्स। ये हो गया उसका फ्रीक्वेंसी। 3 टाइम, 3 बार वाली इसकी होगी फ्रीक्वेंसी। तो अगर आपको कोई पूछे कि भाई आपके यहाँ पे जो बस है, जो बस स्टैंड से डेस्टिनेशन ए तक जाती है या आपके कॉलेज या स्कूल तक जाती है, तो कितने टाइम मुझे ये बस मिल सकती है दिन में, तो आप बोल सकते हो दिन में से ये बस 4 बार जाती है, 5 बार जाती है, 3 बार जाती है।
तो ये नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ रिपीटेशंस है ना, इसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहां पे नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ रिपीटेशन कैसे बोलेंगे, नंबर ऑफ साइकिल्स परफॉर्म्ड इन 1 सेकंड। अब एक साइकिल क्या होती है, ये वाला पॉइंट मान लो ये 0 वाला है, राइट, तो ये ऊपर गया फिर 0 पे आ गया, 0 से फिर नीचे गया फिर 0 पे आ गया, तो यहां से यहां तक कितना वाला, मैं दूसरे पेन से बताता हूं आपको समझ में जल्दी आ जाएगा। यहां से लेके यहां तक ये हो गया आपका 1 साइकिल, ये कितना हो गया आपका 1 साइकिल। ठीक है, तो ऐसे कितने बार होता है। अब इसको साइकिल क्यों बोल रहा हूं मैं, इसका ध्यान से अगर आप देखेंगे ना तो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, ये मिटा देता हूं मैं तो आपको पता चल जाएगा। अब अगर आप वेव निकालते हो तो कैसे निकालते हो, ये 0 पॉइंट है, ठीक है, यहां से ऊपर गई नीचे आई फिर से यहां पे 0 पे आ गई, मीन्स 0 1 -1 अगेन 0, दिस इज कॉल्ड 1 साइकिल। क्यों साइकिल बोलते हैं, अगर इसको आप, ये हाफ वाला सर्कल है और ये हाफ वाला सर्कल है, इसको अगर आप यहां पे मोड़ लेंगे ना तो ये पूरा हो जाएगा। मतलब कैसे, ये ऊपर वाला, राइट, और यहां से ये नीचे वाला, अगर मैं इसको इधर फ्लिप कर लूं, इस सर्कल को इधर फ्लिप कर लूं, देन इट विल लुक लाइक दिस, मीन्स व्हाट, वह कंप्लीट साइकिल। ठीक है, तो इसीलिए उसको साइकिल बोलते हैं, मीन्स कंप्लीट रोटेशन, कंप्लीट साइकिल, जो भी आप बोलना चाहो, लेकिन साइकिल इज अ टेक्निकल वर्ड। सो वेन एवर वन वेव कंप्लीट्स इट्स 1 साइकिल, राइट, दैट इज कॉल्ड एज अ फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ साइकिल्स परफॉर्म्ड इन अ सेकंड। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी को क्या बोल सकते हैं हम लोग, नंबर ऑफ साइकिल्स परफॉर्म्ड इन यूनिट टाइम। तो यूनिट टाइम हम लोग बोलते हैं 1 सेकंड। ठीक है, 1 सेकंड वाला है। अब ये जो अप एंड डाउन वाला जो सिलसिला है, ये अप एंड डाउन वाला जो कंसेप्ट है, मान लीजिए 1 सेकंड में ऐसी वेव एक बार ऊपर जाकर नीचे जाकर फिर से अपनी मीन पोजीशन पर, मतलब 0 पॉइंट पर आने के लिए 1 सेकंड में वो 5 बार ऐसा रिपीटेशन करती है ना, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 5, है ना। ठीक है, समझ में आ गया आपको कंसेप्ट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये एक्चुअली रिलेटेड कंसेप्ट था, लेकिन फिर भी मैंने उसके अंदर उसको ऐड कर लिया। कभी इसके ऊपर सेपरेटली हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के ऊपर आगे आने वाले कुछ टॉपिक्स में इसके ऊपर हम लोग सेपरेट वीडियो भी बना लेंगे। ठीक है, लेकिन अभी तक के लिए तो हम लोग सिर्फ लाइट को समझ रहे हैं। सो लाइट क्या है, लाइट इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, राइट। तो मैंने आपको बता दिया कि वेवलेंथ कैसी है। तो यहां पे अगर आप देखेंगे रेडियो वेव्स की वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, और वेवलेंथ ज्यादा है तो ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी कम हो गई, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहां पे लिख लेता हूं मैं ये वाला वर्ड। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है, फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड क्या बढ़ रही है, वेवलेंथ बढ़ रही है ना। यहां पे वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, और यहां से वहां क्या हो रहा है, इस फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, यहां पे क्या बढ़ रही है, यहां पे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, राइट। सो एक बात ये आप याद रखिएगा, रेडियो वेव्स की वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी बहुत कम, है ना। और दैट इज क्वाइट ऑब्वियस कि साइकिल जितनी बड़ी होगी उतना समय ज्यादा लगेगा साइकिल कंप्लीट करने के लिए, राउंड जितना बड़ा होगा उतना घूमने के लिए मैराथन रनर को समय ज्यादा लगता है। ठीक है, सो रेडियो वेव्स आर समथिंग विच हैव अ वेरी हाई वेवलेंथ एंड लो फ्रीक्वेंसी। ओके, सो ये रेडियो वेव्स कहां पे आपको मिल जाएंगी, ये रेडियो वेव्स आपको मिल जाएंगी मोबाइल टावर्स, मतलब टेलीकम्युनिकेशन के जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं सारे रेडियो वेव्स पे चलते हैं। कभी आपने सुना है रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हैं, स्पेशल इंटेलिजेंस, मिलिट्री इतने रेडियो फ्रीक्वेंसी पे कनेक्ट होता है, उतने, ये सारी चीजें जो कभी कभी मूवीज में सुनाई देती होगी, ये वही है। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स में आप देखो फ्रीक्वेंसी आपकी बढ़ गई और वेवलेंथ हो गई कम, ये कहां पे आ जाएगा, माइक्रोवेव ओवन, माइक्रोवेव ओवन। ठीक है, उसके बाद में आती है इंफ्रारेड वेव्स। सुना है कभी आप लोगों ने इस बारे में, इंफ्रारेड वेव्स क्या होता था, पहले ना जो स्मार्टफोन आते थे उनमें ब्लूटूथ के साथ में एक इंफ्रारेड भी होता था ट्रांसफर करने के लिए, डेटा ट्रांसफर करने के लिए। अब पता नहीं, मुझको इतने ज्यादा मैं टेक सेवी नहीं हूं,
तो शायद अभी भी कुछ फोन्स में वो आता है, लेकिन अभी शायद उसका ट्रेंड खत्म हो गया, अब इतना ज़्यादा नहीं आता। तो अगर जिस फोन में इंफ्रारेड है ना, जिस फोन में इंफ्रारेड है उस फोन से आप टीवी का रिमोट भी कंट्रोल कर सकते हो, मतलब टीवी कंट्रोल कर सकते हो। जो टीवी का रिमोट होता है वो इंफ्रारेड पर चलता है, ठीक है, वो इस फ्रीक्वेंसी पे चलता है। देन सब में इंपॉर्टेंट तो ये है, ये हो गया आपका विजिबल स्पेक्ट्रम। तो ये इतने सारे अलग अलग स्पेक्ट्रम में से सिर्फ इतना वाला ही स्पेक्ट्रम आप देख पाते हैं, ये हो गई आपकी लाइट, इतना ही दिखाई देता है आपको सिर्फ, और वो भी कौन से कलर में, सिर्फ व्हाइट कलर में। लेकिन ये व्हाइट नहीं होता है, मैं बताता हूं उसके बारे में आपको। तो ये हो गया आपका लाइट, विजिबल स्पेक्ट्रम, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद आता है अल्ट्रावायलेट रेज। अब ये विजिबल लाइट, आईआर के बारे में लिख लेते हैं हम लोग। ये कहां से निकलता है एक और बताता हूं, जब भी फायर जलती है ना, फायर में से भी इंफ्रारेड वेव्स निकलती है। उसके बाद में रिमोट, राइट, रिमोट कंट्रोल, इसके ऊपर भी इंफ्रारेड होता है, ठीक है। देन अल्ट्रावायलेट रेज, अल्ट्रावायलेट रेज का तो आपको सबको पता है भाई, सनस्क्रीन लोशन लगा लगा के लोग बीच पे सोते हैं, है ना। क्यों लगाते हैं सनस्क्रीन लोशन? अल्ट्रावायलेट रेज से बचने के लिए, यूवी प्रोटेक्शन, यूवी प्रोटेक्शन के नाम पे धड़ल्ले से बिक रही है सारी चीजें, है ना। आप लोग वो भी यूज करते, गॉगल, पोलराइज गॉगल, दैट इज ऑल्सो फॉर दी कीपिंग योर आईज सेफ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो इसके लिए आपको कहां पे मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा सनस्क्रीन में, सनस्क्रीन लोशन। या फिर अल्ट्रावायलेट रेज कहां पे यूज करते हैं पता है आपको? अल्ट्रावायलेट रेज का यूज बहुत वाइड है, बहुत ज्यादा जगह पे इसका यूज होता है। अल्ट्रावायलेट रेज के बहुत से यूज मेडिकल्स में भी है, मेडिसिनल पर्पज के लिए भी है। देन अल्ट्रावायलेट लाइट जो होता है ये स्किन ट्रीटमेंट के लिए भी यूज किया जाता है बहुत जगह पर, ठीक है, लेकिन उसका एक लिमिटेशन होता है, उसका एक कंट्रोल्ड यूज होता है। लेकिन जो सन से आती है अल्ट्रावायलेट रेज, उससे हम लोगों के स्किन के ऊपर रैशेस आ सकते हैं, इरिटेशन हो सकता है, क्योंकि इनकी वेवलेंथ कम है लेकिन फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। तो ये बहुत हार्मफुल होते हैं, पेनिट्रेटिंग होते हैं, बहुत जल्दी से पेनिट्रेट कर देते हैं, ठीक है, किसी भी चीज के अंदर। इसीलिए जब स्किन पे पड़ते हैं तो स्किन को पेनिट्रेट करना शुरू करते हैं, उसमें जलन होनी शुरू हो जाती है। तो इसीलिए सनस्क्रीन लोशन यूज किया जाता है। नाउ एक्स रेज, भाई ये तो आप सभी को पता होगा, अभी मैं इसके बारे में और क्या बोलूं, ये भाई साहब तो बहुत फेमस है मेडिकल फील्ड में। एक्स रेज जो होती है वो हम लोगों की बॉडी में से पूरी आर पार निकल जाती है, दैट पेनिट्रेट्स कंप्लीट बॉडी, राइट। किसी भी ऑब्जेक्ट से आर पार निकल जाएगी, सिर्फ मेटल ऑब्जेक्ट से नहीं निकलती है। और हमारी जो बोन है उसकी डेंसिटी जो है बहुत ज्यादा है, इसलिए वहां से नहीं निकल पाती। इसलिए जब भी किसी का हार्ट फ्रैक्चर हो जाए या किसी के बॉडी के अंदर कोई बोन का इश्यू हो तो हम लोग क्या करते हैं, उसका एक्सरे लेते हैं, है ना। तो ये कहाँ पे होता है, मेडिसिनल पर्पज, मेडिकल लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है, मेडिकल फील्ड, ओके। एंड गामा रेज, ये तो और भी ज्यादा छोटी, और भी ज्यादा छोटी वेवलेंथ, लेकिन बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी, एक्सट्रीम फ्रीक्वेंसी, इतनी ज्यादा के मेटल्स को भी बहुत बार पेनिट्रेट कर दे, ठीक है। तो अल्फा बीटा गामा वाला नाम सुना है, ये वही गामा रेज। जो हमारे रुदरफोर्ड अंकल थे ना, उन्होंने ये रेज यूज करके ही ये डिसाइड किया था कि एटम जो होता है उसके सेंटर में कोई हेवी पार्ट होता है। तो वो वाले एक्सपेरिमेंट करने के लिए रुदरफोर्ड अंकल ने ये यूज किया था। रुदरफोर्ड अंकल कौन है? भाई साहब आप थोड़ा सा ज्ञान बटोरना सीख लीजिए। रुदरफोर्ड वाज वन ऑफ द वेरी फेमस साइंटिस्ट हु हैव डिस्कवर्ड द स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिन्होंने सब में पहले बताया था एक बेसिक स्ट्रक्चर। बाद में उसके अंदर बहुत करेक्शंस हुए, लेकिन ये पता करना भी अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी थी कि सेंटर जो होता है एटम का वो बहुत हेवी होता है, जिसको आज हम न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो इन्वेंशन था वो रुदरफोर्ड अंकल ने किया हुआ था, बहुत पहले की बात है, अभी नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देख लिया। अब ये हो गया हम लोगों का लाइट। तो लाइट के बारे में जो मैंने आपको बताया, आई होप आप लोगों को समझ में आ गई। एक चीज मैं बताना भूल गया आप लोगों को, मैं बता देता हूं। ये जो लाइट है ना, इसके बारे में एक चीज मैं आपको और बताता हूं। अभी ये डेफिनेशन मिटा देता हूं और आपको लास्ट एक कंसेप्ट आपके लिए यहां पे मैं बता देता हूं। अब ये जो छोटा सा स्पेक्ट्रम है, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। अब इस छोटे से स्पेक्ट्रम में क्या चीज है? पहली बात तो ये बता दूं कि ये सारी जो वेवलेंथ है ना, ये सारी जो वेव्स है, इनकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। एंगस्ट्रॉम एक यूनिट है इन सारी चीजों को काउंट करने का। तो अगर कोई आपको पूछे कि भाई चलो ठीक है, लेकिन लाइट जो है कौन से स्पेक्ट्रम में पड़ता है, लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या है, तो आप उसको बोल सकते हो कि रफली इट इज 4000
टू 8000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, 8000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम क्या होता है किसी दिन और बता दूंगा, ऐसा ही सिस्टम है जिसके अंदर हम लोग ये सारी चीजें चेक करते हैं, ठीक है। तो आ जाइए विबग्योर के ऊपर। अब विबग्योर जो है ये कौन सी चीज से बना हुआ, देखिए, वायोलेट, देन इंडिगो, देन ब्लू, ग्रीन, राइट, येलो, देन आ गया आपका ऑरेंज एंड रेड। तो एक बात आपको मैं बहुत यहां पे ध्यान से बताऊंगा, आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा एक्चुअली उल्टा लिखना चाहिए था मुझे, उसको उल्टा लिख लेते हैं हम लोग, तो आपको ये जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। लेट गिव मी अ सेकेंड सो दैट आई कैन राइट इट इन रिवर्स प्रोपोर्शन ऑर्डर, क्योंकि हम लोग विबग्योर बोलते हैं लेकिन एक्चुअल में उसका प्रेजेंस इन रियल लाइफ कैसे है मैं बताता हूं आपको। तो पहले आ जाएगा रेड, ठीक है, उसके बाद में आ जाएगा ऑरेंज, उसके बाद आ जाएगा येलो, क्योंकि हम लोग बोलचाल में विबग्योर बोलते हैं इसलिए वैसे लिख दिया मैंने। देन आ जाएगा आपका ग्रीन, ग्रीन के बाद कौन सा है, ब्लू, ब्लू के बाद इंडिगो, इंडिगो का स्पेलिंग हाँ शायद सही है, एंड देन वायोलेट। अब एक चीज आप लोग यहां पर नोटिस कीजिए, ये है इंफ्रा रेड। इंफ्रा रेड, इंफ्रा मतलब छोटा, मतलब रेड से छोटा, मतलब रेड कलर से जिसकी वेवलेंथ छोटी है, ऐसा है ना, इसीलिए इसको इंफ्रा रेड बोला जाता है। और यह है यूवी मतलब अल्ट्रा वायलेट, मतलब वायलेट से भी जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, अल्ट्रा है, हम ना जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट आता है, इट इज अल्ट्रा प्रो, अल्ट्रा में तो आगे वाला, नेक्स्ट वर्जन, बेटर वर्जन, एडवांस वर्जन। सो ये वायलेट से भी आगे वाला है, इसीलिए अल्ट्रा वायलेट, ठीक है। इसीलिए इस तरीके से अगर लिखेंगे तो समझ में आता है। अब क्या होता है, रेड जो है ना, ये रेड सब में कम बेंड होता है। अब ये बेंडिंग वाला क्या कंसेप्ट है ये मैं बता दूंगा कभी आपको, बस एक शब्द याद रख लीजिए आप, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन मतलब लाइट का मुड़ना, उसे बेंडिंग कहते हैं। आपके लैंग्वेज में बेंड इसलिए लिख दिया मैंने, रिफ्रैक्शन का मतलब होता है टू बेंड, ठीक है। जब लाइट बेंड होती है तो उसे रिफ्रैक्शन कहते हैं। ये सब में कम बेंड होती है, अल्ट्रा वायलेट सब में ज्यादा बेंड होती है, ये याद रखिएगा। क्यों होती है ये देख लेंगे हम लोग, ठीक है, लेकिन सिर्फ याद रखने के लिए। सो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब ये जब सारी लाइट्स मिल जाती है, सारी लाइट्स एक साथ आ जाती है तो बनती है व्हाइट लाइट, जो हमको दिखाई देती है। जनरल जो लाइट हमें दिखाई देता है, नेचुरल लाइट जो सन का होता है, वो होता है व्हाइट। क्यों व्हाइट होता है, क्योंकि इसमें ये सारे कलर्स मिले हुए हैं। लेकिन अगर आप इस व्हाइट लाइट को प्रिज्म या फिर किसी भी कांच के टुकड़े से, जैसे बचपन में हम लोग करते थे स्केल के साथ, है ना, स्केल में से अगर लाइट जाएगी तो हमको अलग अलग कलर दिखाई देते हैं, है ना, तब हमको लगता था ओ हमने तो रेनबो बना लिया, हमने रेनबो बना लिया। लेकिन तो वो जो बचपन वाला कंसेप्ट था ना रेनबो बनाने वाला, एक्चुअली उस वक्त भी हम लोग फिजिक्स से ही खेल रहे थे, लेकिन हम लोगों को पता नहीं था, ठीक है। तो आज के लिए मुझे लगता है कि ये बहुत हो चुका है, आज का शायद वीडियो बहुत बड़ा हो गया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इतना जस्टिस तो होना चाहिए, बिकॉज अगर मैं ये नहीं बताऊंगा तो फिर कंसेप्ट को भी जस्टिस नहीं दे पाऊंगा। फिर भी मैंने बहुत शॉर्ट में इसको कवर करने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके मुझको बताइए कि कोई और इम्प्रूवमेंट आपको चाहिए या नहीं चाहिए। ये वाला जो कंसेप्ट है उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो एकेडमिक्स के लिए इसे देख रहे हैं। आपको ये कंसेप्ट 8th, 9th, 10th और 12th ग्रेड में है। ये 12th ग्रेड तक आपका पीछे छोड़ने वाला नहीं है। इसमें और बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं, मैं आपको वो भी बताने वाला हूँ वन बाय वन। तो हम लोगों ने आज ये पहली सीरीज शुरू की है लाइट के बारे में, तो लाइट के बारे में हम बहुत चीज़ें पढ़ने वाले, रे ऑप्टिक्स तक पढ़ने वाले 12th में जो कंसेप्ट आने वाला है। और जो बच्चे एमपीएससी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एमपीएससी एंड यूपीएससी, सॉरी एमपीएससी एंड यूपीएससी, तो वो बच्चों के लिए भी ये जो एस्पिरेंट्स एमपीएससी यूपीएससी की पढ़ाई कर रहे हैं
उन लोगों के लिए भी मैं बता जाऊंगा भाई साहब आपको ये बेसिक्स पता होनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं आपको ये कब पूछ लिया जाए। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक चीज है। अगर आपको कोई पूछ लेगा कि भाई विबग्योर जो है ये जब विबग्योर है तो फिर व्हाइट क्यों दिखाई देता है, और व्हाइट है तो फिर विबग्योर क्यों दिखाई देता है, तो उसका कंसेप्ट आपको ये पता होना चाहिए। कहीं आपको कोई पूछ ले कि भाई बताइए मोबाइल कहाँ पे काम करते हैं, कौन सी चीज से कौन से फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं, मोबाइल का कम्युनिकेशन जो होता है वायरलेस होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, कौन सी चीज होती है, रेडियो वेव्स होती है। वे रेडियो वेव्स समझाने के लिए आप उनको समझा सकते हो, जिनकी वेव साइकिल जो अगर आप चेक करेंगे तो वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, इसीलिए बहुत ज्यादा दूर तक ट्रैवल करती है विदाउट डिस्टर्ब, है ना। तो ये सारी चीजें आप लोगों को मैं बता दूंगा। इसके अंदर और एक कंसेप्ट होता है वेव्स का, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, वो वाला कंसेप्ट वो भी मैं बता दूंगा आपको। इट्स ए इंटरफियरेंस या व्हाट इज इंटरैक्शन, है ना, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरैक्शन जो भी है वो बता दूंगा मैं आपको। तो ये वाली सारी चीजें अभी जो मैंने आपको बताई, आई होप आप लोगों को पसंद आएगी, आप लोगों को अच्छी लगेगी। और अगर अच्छी लगती है तो प्लीज द कंसेप्ट कट्टा को फेमस कर दीजिए, क्योंकि अगर आप इसको फेमस करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये नॉलेज पहुंचेगा। जितनी मेरी कोशिश है लोगों को फ्री में ये सारी चीज़ें देने की, वो भी फिर फुलफिल हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आप लोग ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि सभी का फ़ायदा हो जाए। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, इसी कंसेप्ट के नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए सेफ रहिए, मास्क पहनिए। मैंने मास्क इसीलिए नहीं पहना क्योंकि मैं एक 10 बाय 10 के रूम में चुपचाप यहाँ पर बंद कर खुद को वीडियो बना रहा हूँ, इसीलिए मेरा कोई पब्लिक इंटरेक्शन नहीं है। लेकिन आप लोगों के लिए मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। मास्क पहनिए और डोंट टेक एनीथिंग लाइटली। अभी भी कुछ भी बहुत नॉर्मल नहीं हुआ है, तो बाहर निकल कर घूमना फिरना खाना पीना सब बंद कर दो। थोड़ा सा सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। ठीक है, इसीलिए ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे से रिकॉर्ड करके आपके डोरस्टेप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सेफ रहिए, हंसते रहिए और कंसेप्ट कट्टा को सब्सक्राइब कीजिए। Welcome to the Concept Katta.